आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 का 1.3 कविता के अवयव। कविता के अवयव से हमारा तात्पर्य उस तत्वों से है जिनसे मिलकर कविता बनती है, अर्थात कविता पढ़ते समय जिस तत्वों पर मुख्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होता है, काव्य अर्थ कविता के आरंभिक काल से ही कविता के स्वरूप को समझने का प्रयास विद्वानों ने किया है। प्राचीन काल में भारतीय काव्यशास्त्रों के अंतर्गत कविता की तुलना एक सुंदर युवती से की गई है और कहा गया है कि शब्दार्थ जिसका शरीर है, अलंकार जिसके आभूषण हैं, रीति शारीरिक अवयवों का गठन है, गुण स्वभाव और रस आत्म है। इस अवयवों के अलावा छंद को भी काव्य का अवयव माना गया है। इस आधार पर काव्य के छंद अवयव बताए गए हैं, किंतु आधुनिक काल तक आते आते इस अवयवों के विषय में विद्वानों की मान्यता बदल गई। छंद, रीति, रस और अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके स्थान पर कविता के कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात और विचार दृष्टि अथवा कवि के चिंतन को विशेष महत्व दिया जाने लगा, किंतु उपयुक्त अवयवों को पूरी तरह बेकार साबित करने के इन्हें कविता में अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए कविता के बारे में अब कहा जाने लगा है कि काव्य का अंतरंग तथा बोध पक्ष भाव पक्ष है और बहिरंग कला पक्ष शील सौंदर्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतर्गत काव्य को उत्कर्ष श्रम्य बताते हैं तो बहिरंग कला पक्ष और सार्थ कथा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कविता के अवयवों को दो भागों में विभाजित करने देख सकते हैं, भाव पक्ष तथा कला पक्ष। हम देखेंगे 1.3.1 में भाव पक्ष। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश होता है। इन्हें हम तीन प्रमुख रूपों में देखते हैं, कथन, रस तथा विचार दृष्टि। कथ्य का अर्थ होता है कवि में कही गई बात, कवि के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका संदेश क्या है तथा कवि के भावनाओं को श्रेष्ठ क्या है और उस भावनाओं के पीछे कौन सी बातें छिपी हैं। प्राचीन काल में रस को कविता की आत्मा माना जाता था और तब कविता में रस का समावेश संप्रायता किया जाता था, किंतु आधुनिक कविता में रस अपने आप कथ्य और भाषा के शोषण से उत्पन्न हो जाता है। कविता के अवयवों में आज भी इस रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस कविता के वे तत्व होते हैं जो पाठक के अंदर सोए हुए अस्थायी भावों को जगाकर कथ्य को ग्रहण कराने में सहायता पहुंचाता था तथा पाठक को भी कवि के मन स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ विचार दृष्टि से मतलब है कि कवि का विचार स्रोत क्या है, वह किसी चिंतन परंपरा से प्रभावित है अथवा नहीं, और यदि है तो उसके विचारों में कौन से मूल्य तत्व हैं जो पूरे चिंतित परंपरा से उसके विचारों को जोड़ते अथवा अलग करते हैं। भाव पक्ष कविता का आधार और उसके महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कविता में भावना प्रधान होती है और गद्य में विचार।
इसीलिए भावना पक्ष कविता का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसे काव्य की आत्मा तक कहा जाता है। काव्य के भाव पक्ष में कल्पना भी का एक प्रमुख अवयव है। जो चीज़ वास्तव में होती नहीं है, किंतु कवि स्मरण कर या अपने सोच के आधार पर उसका चित्र खींच देता है, वह कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाता है। कई बार आप पढ़ते होंगे कि दो चिड़िया आपस में बात कर दिखाई देती हैं। चिड़ियाओं का बोलना या बात करना कवि की कल्पना द्वारा रची गई चीज़ है। कला पक्ष कविता का वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करता है। इसमें कवि का शिल्प चातुर्य दिखाई देता है। कितने कलात्मक ढंग से और किन वस्तुओं के उत्कर्ष प्रयोग से कवि ने अपनी बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, वह कला पक्ष के अंतर्गत दिखाई देते हैं। कला पक्ष में भाषा, शैली, शब्द, अलंकार आदि प्रमुख तत्व होते हैं। आइए अब हम इस प्रमुख तत्वों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं। भाषा शैली। आपको ऊपर यह बात बार बार याद दिला गई है कि कविता की भाषा विशिष्ट होती है। कम से कम शब्दों में प्रभावित पूर्व भाषा के कवि अपने बातों कहते हैं, वह कविता का रूप ले लेती है। इस प्रकार कविता के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसे के माध्यम से वह बात स्पष्ट होती है जो कवि ने कही है। भाषा को कवि ने किस कौशल और कलात्मक के साथ परोसा है, वह कवि की शैली कही जाती है। छंद। कविता की भाषा प्रवाहमयी होती है, इसलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा के लयात्मक रूप को एक निश्चित ढंग से बांध कर रखना, जैसे दोहे, चौपाई, चौरठा, सवैया आदि छंदों के भेद हैं। कुछ छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और कुछ छंदों को वर्णों की संख्या को आधार पर पहचाना जाता है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद कहा, वर्णों के आधार पर रचे गए छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं। हिंदी कविता में छायावाद युग के बाद छंदों का प्रचलन आवश्यक नहीं रह गया। अब आधुनिक समय में छंदों का प्रयोग कुछ कवि ही करते हैं, इसलिए छंद अब कवि का अवयव नहीं रहा है। आधुनिक कविता का स्वरूप मुक्त छंद हो गया है। अलंकार। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का सृजन संप्राप्त करते थे, किंतु अब कवि अलंकारों व अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन कवि के भाषा कौशल तथा कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सजीव उत्पत्ति को रोका नहीं जा सकता। आज अलंकार कविता के महत्वपूर्ण अंग भले ही न हो, किंतु एक अवयव के रूप में अवश्य माने जाते हैं। अन्य आधुनिक कविता में रस, छंद और अलंकारों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें जानबूझकर भी कविता में लाने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक कविता में उन तत्वों का कौशलपूर्वक प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है। इस तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब का उल्लेखन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक का अर्थ है किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा घटना को संबंधित बात का कहा जाना। उदाहरण के लिए, आपने सुरदार का ब्रह्म गीत
सार पढ़े समय गोपियों द्वारा बार बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जरूर पड़ा होगा। आप तो जानते हैं कि भ्रमर यानी भेड़े का रंग काला है। उद्धव का रंग भी काला था और कृष्ण सावरे भोए का स्वभाव है फूलों पर डोलते हुए रस पान करना, यानी प्रकारत को गोपियों भोहे के माध्यम से उद्यव व व्यवस्थित करती हैं और कुछ हद तक कृष्ण को भी उलाहना दे देती हैं। यह भ्रमक प्रतीक के रूप में यह है। उसी प्रकार बिंब का अर्थ होता है कि परछाई, अर्थात भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र खींचा जाना। जब बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। कई बार आप कविता पढ़ते समय ऐसा अनुभव करते होंगे कि जो बात कही जा रही है उसे कई बातों का आभास मिल रहा है। दूसरे स्थितियों और घटनाओं के भी चित्र आँखों में सामने उतरते चलते जा रहे हैं। इसी भाषा कौशल को बिंब कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी तत्व मिलाकर कहानी की रचना में सहयोग प्रदान करते हैं। अंत कविता को पढ़ते समय इस सभी अवयवों पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है। ये अब क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं। 1.3 उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। कविता पढ़ने के ढंग से कवि का भाव बदल जाता है। कविता पढ़ने के लिए कवि का परिचय जानना भी आवश्यक है। कविता का श्रवण पाठ किया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल।